नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के लिए भीड़ इतनी बढ़ गई कि भगदड़ मच गया। जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर दुख जताया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जहां पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों के हताहत होने की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। जहां घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से देश में काम किया जा रहा है। आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी कई योजनाएं देश में संचालित की जा रही हैं और इसी उद्देश्य के साथ नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। 18 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र देहरादून विधानसभा में आहूत किया गया है। जहां बजट सत्र के दौरान आगामी 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। वहीं सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारी, देहरादून के डीएम और एसपी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि बजट सत्र के दौरान राज्यपाल का पहले दिन अभिभाषण होगा और 18 फरवरी से चलने वाला विधानसभा का सत्र बेहद खास रहेगा, क्योंकि इस बार सत्र के दौरान सदन को डिजिटल मोड में चलने का फैसला किया गया है। वहीं सदन की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा सदन को डिजिटल मोड में शुरू करने की प्रक्रिया का उद्घाटन करेंगे। रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि अभी तक 30 विधायकों के 521 सवाल सदन में पूछे जाने के लिए उनके पास आ गए हैं। वहीं सदन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चले, इसके लिए भी सभी दलों के साथ सर्वाधिक बैठक में भी इसको लेकर चर्चा की गई है। देखिए, ऐसा है कि आपने सही सवाल किया, तो मैं शुरू करती हूँ। हम लोग ई-नेवा शुरू करने जा रहे हैं और भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस डिजिटाइजेशन के इस काम को आगे बढ़ाने का हमको हमारे साथ रहे और फंडिंग हमको की। 18 की सुबह करीबन 10 सवा 10 बजे मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और अब मैं एलओपी साहब से भी बात करने जा रही हूँ, उनसे निवेदन किया है कि हम उस दिन ई-नेवा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि उस दिन गवर्नर साहब को भी पहुंचना है। इसलिए एक सूक्ष्म सा कार्यक्रम होगा 10 सवा 10 बजे, जहां मुख्यमंत्री जी के द्वारा ई-नेवा का हम उद्घाटन करेंगे। देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी आज हल्द्वानी पहुंचे और हल्द्वानी के मीडिया सेंटर कार्यालय पहुंचे, जहां सूचना महानिदेशक का हल्द्वानी के पत्रकारों ने स्वागत कर पत्रकारों से संबंधित समस्याओं को उनके समक्ष रखते हुए पत्रकारों के द्वारा लंबे समय से प्रस्तावित नए मीडिया सेंटर के स्थान को लेकर भी अपनी बात रखी है। इस दौरान हल्द्वानी ब्लॉक कार्यालय के समीप बनाए जाने वाले नए मीडिया सेंटर कार्यालय पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पत्रकारों ने कहा कि वर्तमान मीडिया सेंटर नैनीताल रोड पर स्थित है, जहां से सभी प्रमुख सरकारी कार्यालय जैसे कुमाऊं आयुक्त कार्यालय, जिलाधिकारी कैंप कार्यालय, डीआईजी एवं एसएसपी कार्यालय, नगर निगम तहसील, रजिस्ट्रार कार्यालय, जल संस्थान और कुमाऊं मंडल विकास निगम कुछ ही किलोमीटर की परिधि में है। इससे प्रशासनिक अधिकारियों के संवाद और समाचार संकलन में उन्हें सहूलियत मिलती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया है कि जो हल्द्वानी का मीडिया सेंटर है उसको तत्काल बनाया जाए और जो हमारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है उसके द्वारा डीपीआर बनाई जा रही है
और जैसे ही डीपीआर बन जाएगी उस पर हम लोग बजट स्वीकृत करके और उसका निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे ताकि हल्द्वानी में एक बेहतर सुविधा के साथ मीडिया सेंटर बनाया जा सके। देखिए कई स्तरों से बार-बार ये मांग आ रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सूचना विभाग की समीक्षा बैठक लिया था तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। उसमें एक सामूहिक बीमा योजना सहित जो मान्यता है, मान्यता के स्तर को तहसील स्तर तक विस्तारित करना और साथ ही साथ सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के लिए। तो आज वही मांगे आज भी चर्चा हुई हैं, उस पर हम लोग स्वतः ही आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी ही इस पर निर्णय। उत्तराखंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है और पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन के लिए शीतकाल में पहली बार हेली सेवा संचालित की जाएगी। रुद्राक्ष एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नवंबर माह में MI-17 हेलीकॉप्टर से सेवा शुरू की जाएगी, जहां बीते दिनों उत्तराखंड कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रदेश के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि अब प्रदेश सरकार ने शीतकालीन में आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए हेली सेवा को मंजूरी दे दी है। इससे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जहां आपको बता दें कि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की थी और इसके बाद इस यात्रा को एक पहचान मिली। जहां यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने तीर्थ यात्रियों के लिए 5 से 6 दिन का विशेष यात्रा पैकेज शुरू किया था। देखिए, आदि कैलाश ओम पर्वत इसके संदर्भ में पिछले यात्रा तो पहले से भी चलती आई है, लेकिन इसको एक हाई एंड का प्रोडक्ट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले साल से हमने इसको एरियल सर्विस भी इसमें शुरू कराई है। अगर हम आंकड़ों की तरफ देखें तो 2022 के बाद आदि कैलाश ओम पर्वत की जो यात्रा है, आदि कैलाश यात्रा जिसे कहा जाता है, इसमें ऑलमोस्ट बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन विगत साल में ये बढ़ोतरी 3 गुना देखी गई है। तो एरियल के माध्यम से, एरियल दर्शन के माध्यम से, और पिछले नवंबर दिसंबर में हमने कैलाश के दर्शन फ्रॉम इंडियन सॉइल ये भी हमने कराया था, तो इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और उसी के मद्देनज़र जो अभी कल की कैबिनेट में जो निर्णय हुआ है कि हमने MI-18 के माध्यम से एरियल दर्शन की हमने सुविधा शुरू की है, जिसमें 26,000 रुपीज़ का एक काइंड ऑफ एक कैप हमने अपनी तरफ से हम वो बेयर कर रहे हैं UTDB। देखिए, आदि कैलाश ओम पर्वत इसके संदर्भ हाल ही में उत्तराखंड के रुद्रपुर में दरोगा से पिटाई का एक मामला सामने आया है, जिसमें भाजपा के एक नेता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और बाकी लोगों को तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस पर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि इस प्रकार की घटना निंदनीय है। इसमें जो दोषी था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस प्रकार की घटना को उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाजपा एक बड़ा परिवार है और छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से, क्योंकि पार्टी बड़ी हुई है और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मेंबरशिप इतनी है कि इतनी संख्या कई देशों की टोटल जनसंख्या नहीं है। तो बड़े परिवार में कुछ छोटी मोटी बातें आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको टॉलरेट नहीं करती है। तो इसमें इस प्रकार की जो भी बातें आएंगी, निश्चित रूप से पार्टी उसका संज्ञान लेगी और जो पार्टी के हित में होगा वो निर्णय करेगी। सर, एक बार फिर निश्चित रूप से उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जो व्यापारी 31 मार्च तक अपना संपूर्ण टैक्स जमा कर देगा उसे अर्थदंड अदा नहीं करना होगा। इसका लाभ लेने के लिए SPL 01 और SPL 02 फॉर्म भरना होगा। जहां वित्त मंत्री ने देहरादून में टैक्स संग्रहण और जन जागरूकता अभियान संबंधित कार्यशाला में प्रतिभाग कर व्यापारियों से आग्रह किया कि वे 31 मार्च तक अपने सभी टैक्स जमा कर दें। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि व्यापारियों को यह छूट 31 मार्च तक ही मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा राजस्व जमा करना है। इसके लिए सरकार समय समय पर टैक्स जमा कराओ, इनाम पाओ जैसे कार्यक्रम भी करती रहती है। तरफ से एक निर्णय लिया गया था कि जो हमारे देश भर के व्यापारी हैं, जिनको एक राहत देने का काम किया गया, जिसे हम एमनेस्टी स्कीम 24 बोल रहे हैं, उसमें वर्ष 17, 18, 18, 19 और 19-20 में जिन लोगों को जो
टैक्स जिसे बोलते हैं, कर देने की बात थी, उसमें राहत देने का काम जो नियम 73 है उसमें दिया गया है कि यदि 31 मार्च 2025 तक वो उसके लिए अप्लाई करते हैं और उसको स्वीकार किया जाता है, तो उसमें उनका जो मूल टैक्स है, मूल कर है, सिर्फ वही उसको जमा कराना पड़ेगा। उसके ऊपर जो पेनल्टी है या उसका ब्याज है उसको माफ़ किया जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पे हमने आयोजित किया, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जितने व्यापारी हैं, एक तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, तमाम हमारे, आप जानते हैं हमारे तमाम जो एसोसिएशन के व्यापार मंडल के अधिकारीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, अनेकों लोग यहाँ पे आए हैं। अनाथ, असहाय और गरीब बालिकाओं के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है, जहां प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के तहत इन बालिकाओं को उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करते हुए डीएम देहरादून सविन बंसल ने 7 बालिकाओं को 2,44,731 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। इनमें बीएससी, स्नातक, पीएचडी और कौशल प्रशिक्षण की पढ़ाई कर रही है बालिकाएं भी शामिल हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हर बालिका को उसके सपने पूरे करने का मौका मिले। हम शिक्षा और कौशल विकास के जरिए इन्हें सशक्त बना रहे हैं। वहीं इस योजना के तहत बालिकाओं का चयन बहुविषयक समिति के जरिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, जहां प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा उन बालिकाओं के लिए एक नई उम्मीद है जो आर्थिक तंगी और नई परेशानियों के चलते पढ़ाई छोड़ने को मजबूर थी। देखिए, हमारी रियल लाइफ की नंदा सुनंदा देवी ऐसी बालिकाएं ही हैं जो डिसएडवांटेज्ड हैं, वीकर सेक्शन से हैं, जो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रही, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही, चाहे फैमिली ट्रेजेडी की वजह से या इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से। आज जहाँ पे हमारे डेमोग्राफिक कंपोजिशन का 50% गर्ल्स और फीमेल्स हैं और हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम अपना कंपैरेटिव एडवांटेज मानते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसी बालिकाओं को मेन स्ट्रीम में जोड़ें और जो उनके एम्बिशंस हैं उन एम्बिशंस को पूर्ण करने में पूरा सहयोग करें। फंड्स चाहे हम कहीं से भी सोर्स करें, चाहे हम CSR से सोर्स करें, राइफल क्लब से करें, या हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 मार्च से 7 मार्च तक योग फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां योग फेस्टिवल मुनिखेरेती स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम की अतिथि गृह में होगा। जहां फेस्टिवल में देश की ही नहीं बल्कि विदेश से भी योग गुरु और योग साधक पहुंचेंगे। जहां फेस्टिवल को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के MD विशाल मिश्रा ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने बताया कि योग फेस्टिवल में योग के अलावा कई प्रकार की एक्टिविटी भी होगी जो हेल्थ वेलनेस पर आधारित होगी। वहीं देश विदेश से आने वाले योग गुरु और योग साधकों के रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। 7 दिन तक चलने वाले योग फेस्टिवल में आने वाले योग गुरु और योग साधकों को उत्तराखंड की संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा। उनको उत्तराखंड के पकवान भी चखाए जाएंगे। और प्रत्येक दिन योगा के सेशंस होंगे, कल्चरल इवेंट्स भी होंगे, लोकल आर्टिस्ट भी परफॉर्म करेंगे और मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करेंगे। इस और प्रोविजन भी होंगे जो डाइट के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर होंगे। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट वेलनेस का एक पैकेज हम इस बार बना रहे हैं और हमारी टीमें सारी ऑन ग्राउंड हैं। हमारे द्वारा इंस्पेक्शन पूर्व में भी किया गया है और आज भी हम इंस्पेक्शन करेंगे। हमारे जितने शहर के इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये योग फेस्टिवल सिर्फ GMVN का ही एक योग फेस्टिवल नहीं है, ये पूरे शहर, पूरे उत्तराखंड का और पूरे देश भर का एक योग फेस्टिवल है। इसमें देश विदेश से लोग आएंगे। तो हमारा प्रयास है, हमारी टीम का प्रयास है कि इसको हम एक सफल योग फेस्टिवल बनाएं और प्रत्येक
खबर ऋषिकेश से है, जहां कोतवाली के हिस्ट्री शीटर और नशा तस्कर मार्कंडे जायसवाल को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जहां मार्कंडे से पुलिस ने 4.5 लाख कीमत की 15.23 ग्राम स्मैक भी बरामद की है। इस पर ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि मार्कंडे जायसवाल जेल से छूटकर फिर नशे के धंधे में लिप्त हो गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार की टीम ने मार्कंडे पर नजर रखनी शुरू की। इसी कड़ी में उप निरीक्षक शिव प्रसाद डबराल ने चेकिंग के दौरान मार्कंडे को बस अड्डे के पास से स्मैक की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। जहां कोतवाल ने बताया कि मार्कंडे पर 1.5 दर्जन से अधिक नशा तस्करी, गैंगस्टर और अन्य धाराओं में मुकदमे कोतवाली में पहले से ही दर्ज हैं। खबर विकासनगर से है, जहां उपवन संरक्षण के दैनिक कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन भेजा गया था, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को लेकर कोई भी संज्ञान उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। इसी संबंध में हम यह प्रदर्शन कर रहे हैं। दैनिक श्रमिक का तो वेतन भुगतान नहीं है, इसलिए बैठे हैं और उनके वेतन भुगतान के लिए उच्च स्तर से मेरी वार्ता चल रही है, तो वो जल्द ही उसका बजट मुझे मिल जाएगा तो उनका भुगतान मैं कर दूंगा। और दूसरा मुद्दा जो वन आरक्षी संघ का है, उनका कुछ सेवा से संबंधित मामला है, वो मामला जो है सरकार स्तर पे ही सॉल्व किया जा सकता है। उन्होंने अपना सांकेतिक प्रदर्शन आज यहाँ दिया है। सर, विगत कई वर्षों से हमारी वन आरक्षियों की, वन पीठ अधिकारियों की मांगें लंबी चली आ रही हैं, लेकिन आज तक शासन या हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा लगातार हमारी मांगों की अनदेखी करते आए हुए हैं। और दिनांक 3 फरवरी को हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया था अपनी मांगों के संबंध में, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा दिनांक 6 से और 10 तारीख का विरोध प्रदर्शन जताया गया था काला फीता बांध के, लेकिन तब भी हमारे उच्चाधिकारियों ने हम लोगों की मांगें नहीं सुनी है। तो इसी क्रम में सर हम आपको बता देते हैं कि हमारी मांगें हैं, एक उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 उसको पुनः लागू करवाना, क्योंकि 2018 में हमारी नियमावली से एक कठपुतली जैसा खेल खेला गया था, जिसमें 33 और 66 का एक कोटा बीच में लाया गया था, जिससे हम लोगों का जो पदोन्नति का है वो रास्ता पूर्ण तरीके से बाधित हो चुका है और हमारी पदोन्नतियाँ बिल्कुल भी नहीं हो पा रही हैं। और सेकेंडली सर, जो हमारा वर्दी नियमों में संशोधन है, वर्दी नियमों में संशोधन इस प्रकार से है कि हमारा जो दैनिक श्रमिक का तो वेतन भुगतान नहीं है, इसलिए बैठे हैं और उनके वेतन भुगतान के लिए उच्च स्तर से मेरी वार्ता चल रही है। लालकुआ में सर्दी के मौसम में कोहरे का फायदा उठाकर जंगलों से लकड़ी काट कर ले जा रहे वन तस्करों के खिलाफ टांडा रेंज की वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों से खैर सागौन से लदे 5 वाहनों को पकड़ा है, जिसे वन तस्करों द्वारा अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। इस दौरान वन विभाग ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा वन विभाग की टीम ने जंगली जीव सांभर के मांस के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 52 किलो कच्चा मांस सहित भारी मात्रा में अवैध असला भी बरामद हुआ है। वहीं पकड़े गए दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया है और इस कार्रवाई से वन तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर वन विभाग ने पकड़े गए 5 वाहनों को सीज कर फरार वन तस्करों के खिलाफ वन अपराध के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वन प्रभाग तराई का ही प्रभाग है और ये आबादी और डैम क्षेत्र से घिरा हुआ है। आए दिन यहाँ स्थानीय लोग जो अब बेरोजगार किस्म के लोग हैं वो वन अपराध में लिप्त रहते हैं। इसके लिए तराईकरनी वन प्रभाग में एक एसओजी का गठन किया गया है जो मुस्तैदी शिकार कर रही है और हमारे द्वारा पीपड़ा और टांडा रेंज के स्टाफ द्वारा लगातार वन अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, जिसका परिणाम ये है कि हम 24-25 में आगे शुरू हुआ है, करीब 32 4 व्हीलर सीज कर चुके हैं और बाइकों की संख्या तो बता पाना संभव नहीं, करीब 100 के करीब होगी। सर नहीं, टीम का तो हमारा जो खुफिया टीम को विशेष निर्देश रहते हैं, जो इस टीम के सदस्य हैं, अपने खुफिया तंत्र को मजबूत रखो। अगर कोई सूचना घटना घटती है तो हमारा खुफिया तंत्र सक्रिय हो जाता है और वो वन प्रभाग। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।